हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं +2 एनआईएस बोर्ड का चैप्टर 32 विराटा की पद्मनी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है उपन्यास है। इसका जो लेखक है, इसका जो उपन्यास के रचयिता करता है, वो है बुद्धा वन लाल वर्मा। इन्होंने बहुत ही सहजता के साथ इसकी रचना किया है और इसमें उन्होंने एक दागी कन्या कुमुद के जीवन पे आधारित, जिसको दुर्गा देवी का अवतार माना जाता है, उसके इर्द गिर्द पूरे कहानी को रखा है। उन्होंने बताना चाहा है कि किस प्रकार जो है दागी कन्या जो कि दुर्गा की अवतार मानी जाती है, किस परिस्थितियों के साथ गुजरती है और किस प्रकार जो है विराटा जो होती है बिल्कुल ही शमशान में कन्वर्ट हो जाता है और उसके पश्चात क्या होता है। ये सब जानने के लिए, समझने के लिए आपको जो है चैप्टर को और उपन्यास को समझना पड़ेगा। इसके लिए आपको मेरे साथ बना रहना पड़ेगा। लेकिन साथ में चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इम्पोर्टेंट बात ये भी रहती है कि अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिए दोस्तों, लाइक कीजिएगा तो इससे ये होता है कि बनाने वाले का जो मनोबल होता है वो बढ़ता है और आपके लिए अच्छा से अच्छा करने की सदैव कोशिश करता है। तो लाइक जरूर कीजिए और लाइक करके मुझे प्रोत्साहित कीजिए, जिससे मैं आपके लिए अच्छा से अच्छा और भी बेस्ट बना सकूं। और शेयर करना तो कहते हैं जग कल्याण के समान है। अगर आप दूसरे जरूरतमंद बच्चे हैं उनको अगर शेयर करते हैं और उन तक ये वीडियो पहुंचाते हो, तो इससे ये होता है कि अगर उनकी आवश्यकता थी और वो उसी वीडियो की प्रतीक्षा में थे और आपके थ्रू वो मिल गया है, तो वो आपकी शुक्रिया अदा करेंगे और आपको धन्यवाद देंगे और आपको जो है अच्छा भी कहेंगे। ठीक है। और सब्सक्राइब करना इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आप वीडियो तब भेजोगे ना अपने दोस्तों के पास जब आपके पास ही पता लगेगा कि ये वीडियो उनके लिए है। तो सब्सक्राइब करोगे तभी आप तक इसका नोटिफिकेशन जो है मिलेगा और सही समय पर जो है दूसरे बच्चों को भी हेल्प कर पाओगे। दोस्तों, आप सोचते होंगे कि त्रिपाण स्टडी सेंटर जो है सिर्फ वो जो है एनआईएस बोर्ड के लिए ही वीडियो बनाता है या सिर्फ एक ही क्लास के लिए वीडियो बनाता है। ऐसा नहीं है दोस्तों, ये जो है कई मायनों में हर जगह जो है हेल्पफुल है, क्योंकि ये जो है 8th क्लास 9th 10th 11th 12th सीबीएसई के सभी चैप्टरों को जो है कवर करता है। प्लस जो है एनआईएस बोर्ड 10th हो या +2 हो, सभी सब्जेक्टों को कवर करता है। प्लस जो है ये पंजाब यूनिवर्सिटी के फर्स्ट सेमेस्टर से लेके 6th सेमेस्टर तक 8 सब्जेक्टों को जो है कवर करता है। और जो है बीए जो है बीए के बाद जो है एमए है। एमए में जिन बच्चों की जो प्रॉब्लम होती है उनको भी सोल्यूशन करने के लिए त्रिपाण स्टडी सेंटर सदैव अग्रसर है। तो कहते हैं इतना हेल्पफुल हो जाने के बाद भी अगर त्रिपाण स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब नहीं करते हो तो आप दूसरे बच्चों को भी हेल्प नहीं कर पाओगे। तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, अभी त्रिपाण स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दोस्तों के साथ इसको व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए। ठीक है दोस्तों, ये तो था आपके लिए। अब देखते हैं हमारे आज सिलेबस में क्या है। खंड 42। कुज्जर सिंह को दलीप नगर का मुकुट प्राप्त करने की पूरी आशा थी। देव सिंह बिना अधिकार को सत्ता धारण किए हुए है, इसलिए जी में कड़ी ठोस भी लगी रहती थी। इसके सिवा देव सिंह से पराजय का जब वह कारण ढूंढता था तब उसका मन यही उत्तर देता था कि यदि रानी ने गड़बड़ न की होती तो पराजय न होती। कुज्जर सिंह के पास न सेना थी, न सरदार थे और न था उसके पास धन, परंतु उसके पास निराशाओं की आशा थी। देव सिंह और जनार्दन के प्रति हृदय में भी क्रोध और रक्त में सुरता और जो असंभव की प्राप्ति के लिए भी उद्योग करने कभी कभी प्रेरणा देती थी। उसने विराटा का पड़ोस स्वयं गणपतियों को एकत्र करने के लिए ढूंढा था, परंतु विराटा में आने पर उसने अपने मन को टटोला तो देखा कि वहाँ अब अपने प्रयोजन पर आरूढ़ करने वाली वो लगन नहीं है जो पहले कभी थी। रामदयाल के चले जाने पर उसे कुमुद से फिर एक बार बातचीत करने की अभिलाषा हुई। कोई विशेष विषय न था, कोई अर्थमूलक प्रश्न भी न था, परंतु बातचीत करने की लालसा प्रबल थी। कुमुद नहीं मिली, प्रयत्न करने पर भी वह उसे न मिल पाया। जब कुज्जर अपने दूसरे क्षय की प्राप्ति या खोज में विराटा से निकल पड़ा, मुसलावाली से अपना घोड़ा लेकर और शीघ्र लौटने का वचन देकर वह अपने मित्र की होठ में चल दिया। उधर रामदयाल अनमर्दाना और काले कां को छमे वेश में बिडाट लियावा आया, पर वहाँ से अनमर्दाना को शीघ्र जाना पड़ा।
जीवन में पहले कभी उसने हिंदुओं के रीति रिवाज का अभ्यास न किया था, इसलिए बदली हुई वेशभूषा का निर्वाह करना उसे लगभग असंभव प्रतीत हुआ। अलमर्दाना इसलिए इच्छा न होते भी शीघ्र लौटा और रामदयाल के साथ रामनगर चला गया। राह पतरा खान ने गाड़ी में प्रवेश के पश्चात उन दोनों के विषय में रामदयाल ने पूछा। उसने उत्तर दिया, महारानी के सरदार हैं, वेश बदले हुए हैं, कुछ सलाह करके अभी मंडोर की ओर कालपी के नवाब से बात करने के लिए लौट जाएंगे। मैं नवाब साहब के पास हो आया हूँ, सहायता का वचन पक्का हो गया है। रामदयाल रानी के पास चला गया। वह अमरदाना और काले खां को पहले ही एक और बिठा आया था। छोटी रानी ने से बोला, नवाब साहब आए हैं। छोटी रानी ने पूछा, सेना लेकर या अकेले ही? रामदयाल ने जवाब दिया, अपने सेनापति के साथ अकेले आए हैं, आपका आशीर्वाद लेकर इसी समय मंडोर चले जाएंगे। छोटी रानी ने कहा, विराटा के राजा से बातचीत हुई या नहीं? अवसर नहीं मिला महाराज। रामदयाल ने उत्तर दिया, नवाब साहब को भंडोर लौटने की जल्दी पड़ रही है। यदि विराटा का राजा हमारा साथ देने से नाही भी करेगा तो इससे हमारी कुछ हानि नहीं हो सकती। अपना बल बहुत अधिक है। नवाब की पूरी सेना देखकर चकित हो गया हूँ। छोटी रानी ने कहा, नवाब को बुला ला, जल्दी बातचीत करके लौट जाएं और तुरंत कार्यक्रम का निर्णय करने दिलीप नगर से उसे डाकू को भगा दे। रामदयाल पर्दे का प्रबंधन करके अलीमर्दाना और काले खां को लियावा आया। दोनों रानियों से ओट में उन दोनों को देखा। रामदयाल के मार्फत बातचीत होने लगी। छोटी रानी, अब क्या किए जाए? आप ही के भरोसे इतनी हिम्मत करके और कष्ट उठाकर दिलीप नगर छोड़ा। अलीमर्दाना, मैं तुरंत हमला करने के लिए तैयार हूँ। दिल्ली से एक संदेश आने वाला है, उसी की बाट देख रहा हूँ। केवल 8-10 दिन का विलम्ब है, तब तक आप अपने सरदार भी इकट्ठे कर लें। यह हो रहा है, विराटा का राजा किस ओर रहेगा? वह यदि आपके पक्ष में न होगा तो मैंने उसे चकनाचूर करने की ठान ली है। आप पहले दिलीप नगर या सिंहगढ़ पर आक्रमण करेंगे। दोनों ठिकानों पर एक साथ धावा बोला जाएगा। आप क्या पसंद करती हैं? मैं स्वयं दिलीप नगर पर चढ़ाई करूंगी। आप हमारी सेना के साथ रहें, अपने सेनापति को सिंहगढ़ की ओर भेजें। यह मैंने सोचा है, यदि कार्यविधि में कोई तब्दीली हुई तो आपको मालूम हो जाएगा। अब की बार तोपों की संख्या बढ़ा दी जाए या नहीं, पहले से कहीं अधिक कई गुनी, और सैनिक भी बढ़ा दिए गए हैं। बड़ी रानी ने धीरे से छोटी रानी के कान में कहा, बदले में नवाब क्या लेंगे? कुछ नहीं, छोटी रानी ने कान ही में उत्तर दिया, वो मेरे राखी बंद भाई हैं। बड़ी रानी ने कहा, पहले तय कर लेना चाहिए, पीछे पैर फैलवाओगे तो बहुत गड़बड़ होगी। क्या गड़बड़ होगी? छोटी रानी ने पूछा। बड़ी रानी ने उत्तर दिया, दिलीप नगर को अपने अधिकार में कर लेंगे। कर लें? छोटी रानी ने तीव्रता के साथ परंतु बहुत धीरे से कहा, देवी सिंह डाकुओं से तो दिलीप नगर का टुकड़ा हो जाएगा, चाहे प्रलय हो जाए, परंतु देव सिंह को दिलीप नगर से निकालना और जनार्दन को प्राण दंड देना ही मेरा कर्तव्य है। खंड 43। रामनगर से लौटकर एक दिन काले खां बिराठा में सफदर सिंह के पास आया। राजा ने उसका आगा स्वागत किया। जितनी देर वह ठहरा, राजा देव सिंह के विरुद्ध बातें करता रहा, परंतु ज़्यादा समय तक अपने आने का तरपत्य नहीं बताया। सफदर सिंह ने सोचा कि युद्ध का समय है, गुज्जर सिंह की सहायता का वचन नहीं तो भरोसा दे ही दिया है। नवाब भी शायद उसका पक्षपाती हो। कालम्पी के साथ विराटा का करीब करीब माता हाथी का संबंध था, इसलिए स्पष्ट कथन की जरूरत सफदर सिंह ने नहीं समझी। काले खां से जाने से के पहले वह बोला, हमारे पास आदमी रामनगर के राव साहब से अधिक नहीं है, परंतु हृदय हमारा वैसा लोभी नहीं है। नवाब साहब के लिए हम लोग अपना सिर देने के लिए भी तैयार हैं। यह तो अच्छी ही है, काले खां ने कहा। जिस समय जरूरत पड़ेगी आपसे देवी सिंह को जो है ललकारने के लिए कहा जाएगा। सफदर सिंह ने नम्र होकर पूछा, मेरे लायक और कुछ आज्ञा हो कहिए। काले खां ने एक एक शब्द तौल कर कहा, आपके यहाँ देवी जी के मंदिर में पार्लर से एक लड़की भाग कर आई है। काले खां रुक गया।
सफदर सिंह ने भयभीत होकर प्रश्न किया, क्या उस बेचारी से कोई अपराध हो गया है? देखने में तो बड़ी भोली भाली दीन कन्या है। काले खान ने नम्रता का आवरण दूर फेंक कर कहा, उसके सौभाग्य में रानी बनना है। नवाब साहब को उसके सौंदर्य के मारे खाना पीना हराम हो गया है। सफदर सिंह का कलेजा टूक टूक करने लगा, कोई शब्द मुंह से न निकला। काले खान ने उसी स्वर में कहा, आपके लिए कोई संकट की समस्या नहीं है, आपके धर्म पर कोई हस्तक्षेप नहीं किया जा रहा है। नवाब साहब, आप लोगों की मूर्ति पूजन और लाखों देवी देवताओं के पूजन में कभी खलल नहीं डालते हैं। वो लड़की आपके गांव की भी नहीं है, आपको कुछ करना नहीं होगा, हम सब ठीक ठाक कर लेंगे। यह हम कुरान शरीफ की कसम पर आपको यकीन दिलाते हैं कि आपके मंदिर या देवता का किसी तरह का अपमान न किया जाएगा और वह लड़की नवाब साहब के महल में रहते हुए भी शौक़ से अपनी पूजा पात्री करती रह सकती है। सफदर सिंह बोला, मैं इसमें अपने लिए बड़ी भारी आफत देख रहा हूँ। उस लड़की को लोग देवी का अवतार मानते हैं और वह मेरी जाति की है। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आता है। काले खान ने कहा, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप चुपचाप अपने घर में बैठे रहिए। हम दोनों आदमी यानी मैं और नवाब साहब उसे एक दिन चुपके से आकर लिवा जाएंगी। वह हंसती खेलती यहाँ से चली जाएगी। ऐसा हो जाने में आपको फ़ायदा है। लड़ाई में आपको आदमी या रुपया पैसा न देना पड़ेगा और मौका आने पर आपके पुराने दुश्मन रामनगर के राव को नष्ट करके वह गड़ी भी आपको दिला दिया जाएगा। सफदर सिंह ने कहा, हमें थोड़ा सा समय दीजिए, भाई बंधुओं से बात करके बहुत शीघ्र कहला भेजूंगा। यदि उस लड़की को आपने कहीं छिपा दिया या भाग जाने दिया तो अंत में जो कुछ होगा उसका दोष मेरे माथे न दीजिएगा। काले का यह धमकी देखकर चला गया। सफदर सिंह बहुत खिन्नमन होकर एक कोने में बैठकर सोच विचार में डूबता उतरता रहता। उसने उसी दिन लोगों के साथ बातचीत की। नरपति सिंह बहुत उत्तेजित और भयभीत था। आशा, विश्वास और सौगंध दिलाकर उसे कुछ शांत किया, परंतु इस नाराजगी के निश्चय का किसी का पता न लगा। केवल यह देखा गया कि गाड़ी की मरम्मत शीघ्रता के साथ हो रही है और तोप मौके के स्थानों पर लगाई जा रही है। खंड 44। जनार्दन के प्रयत्नों से हकीम आगा हैदर को दिल्ली की दूरी बहुत कम अखड़ी। वह खुशी खुशी जल्दी लौट भी आया। उसे अपनी सफलता पर गर्व था। उसे जनार्दन को दिल्ली के प्रधानमंत्री की चिट्ठी दी जिसमें लिखा था कि आप और कलापी का नवाब अली मर्दाना बादशाह की दो आंखें हैं, किसी को भी कष्ट होने से उन्हें दुख होगा। अलबत्ता इस समय नवाब अली मर्दाना की दिल्ली में बहुत ज़रूरत है, इसलिए वह फ़ौरन दिल्ली बुलाए जाने वाले हैं। जनार्दन ने बड़े हर्ष के साथ वह चिट्ठी राजा देव सिंह को सुनाई, पर उन्हें कोई हर्ष नहीं हुआ। बोले, यह सब पाखंड मुझे धोखे में नहीं डाल सकता। पहले मारे सो ठाकुर, पीछे मरे सो फिसड्डी। मैं तो यह जानता हूँ बहुत होगा तो दिल्ली वाले अपने नवाब की मदद कर देंगे बस, परंतु मैं बुंदेलखंड में वह आग सुलगाऊंगा जो चंपत महाराज ने भी न सुलगाई होगी, और फिर बहुत गिरती हालत में मराठों को तो बुलाया ही जा सकता है। मैं नाहक युद्ध करने में पक्ष में नहीं हूँ। जनार्दन बोला, मराठे सेते मेते सहायता किसी की सहायता करते हैं, उन्हें बुलाइएगा तो वह यहाँ से कुछ न कुछ लेकर ही जाएंगे। पंडित जी, देव सिंह ने उत्तेजित होकर कहा, मराठे अगर कुछ लेंगे तो मैं उन्हें दे दूंगा, परंतु जीते जी नवाबों और सूबेदारों के सिर नहीं झुकाऊंगा। क्या भूल गए कि मर्दाना विराट के मंदिर को नष्ट करने वाला है? नहीं महाराज, मैं नहीं भूला हूँ। जनार्दन बोला, परंतु मेरा एक निवेदन है। कहिए, राजा ने कहा। जनार्दन बोला, थोड़ी दिन युद्ध स्थगित रखिए। यदि नवाब दिल्ली चला गया तो ठीक है, और यदि न गया तो रणभोरी बजाव दीजिए। राजा बोले, मैं ठहरा हूँ, युद्ध न करूँगा, परंतु तैयारी में कोई कसर नहीं लगाऊंगा। मेरी इच्छा है कि वैरों की घर घावा करूं, उसे यहाँ आने देना और पीछे संभल करना बुरी नीति होगी। मैं लोचन सिंह दाऊजी को सिंहगढ़ को बुलाकर ऐसे स्थान पर भेजना चाहता हूँ जहाँ वो बैरी के घर में घुसकर छापा डाल सकें। जनार्दन ने प्रतिवाद नहीं किया, केवल यह कहा, सिंहगढ़ बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, वहाँ किससे भेजिएगा?
और सरदार हैं जो अपना जौहर दिखलाने की आकांक्षा रखते हैं। राजा बोला, अब की बार आपकी रण कुशलता की परीक्षा ली जाएगी। जनार्दन ने सच्चे हर्ष के साथ कहा, मैं लड़ना तो नहीं जानता परंतु लड़ाई से भागना भी नहीं जानता। राजा बोला, आप दलीप नगर को अपने किसी विश्वसनीय सेवक या मित्र की निगरानी में छोड़ देना। अब की बार हम लोग अपने समग्र बल से इस धर्मद्रोही को ठीक कर दें। कृतज्ञ सूचक स्वर में जनार्दन बोला, मेरा शरीर यदि अन्नदाता की सेवा में काम आए तो इससे बढ़कर और किसी बात में मुझे सुख नहीं होगा। यदि आज्ञा हो तो मैं स्वयं विराटा की वास्तविक स्थिति की ओर खोज कर आऊं। जासूस लोग बात का बिल्कुल ठीक ठाक पता नहीं लगा पा रहे हैं। खंड 45। जिस दिन से काले खा विराट से गया वहाँ के वातावरण में सन्नाटा सा छा गया। एक भ्रांति सी फैली हुई थी जिसके विषय में खुलकर चर्चा करने में भी लोगों का मन नहीं जमता था। आने वाले संकट का साफ रूप बहुत कम लोगों की समझ में आ रहा था, परंतु यह स्पष्ट था कि विराटा निरापद स्थान नहीं है। खतरे के समय विराटा निवासियों के ग्राम त्याग कर उस पार जंगल और भड़कों में महीनों छिपे रहना कोई असाधारण स्थिति न थी, परंतु इस समय का विषय विपद के ठीक रूप को कल्पना का आभास न मिला था, इसलिए घबराहट चारों तरफ हो रही थी। नरपति को उसका यथासंभव यथावत रूप बतलाया गया था। उसे देवी का भरोसा था, परंतु वह बाहर के किसी भी आश्रय के लिए उद्योग करने की जी में ठान चुका था। कुमुद ने उससे कहा, दुर्गा ने ही पालर की रक्षा की थी, यहाँ पर भी वह रक्षा करेगी। मैं एक दिन के लिए दलीप नगर जाऊंगी। कुमुद से और कुछ न कह कर वह मूर्ति के सामने प्रार्थना करने लगी। स्पष्ट तौर पर बताया बिना भी कुमुद ने बात समझ ली। गोमती ने मंदिर के अन्य आने जाने वाले से जो विराट में रहते थे पूछा। एक बोला, राजा देव सिंह यहाँ आकर युद्ध करने वाले हैं, उधर मर्दाना की तोपें हमारे गढ़ी पर गोले बरसाएगी। सफदर सिंह ने अपने चुने हुए भाई बंधु को छोड़कर ठीक बात किसी को नहीं बताई थी, इस कारण गोलमाल फैला हुआ था। इस विषय को लेकर गोमती और कुमुद में बातचीत होने लगी। कुमुद ने कहा, विपद की दृढ़ता रखना चाहिए। दुर्गा जी का भरोसा सबसे बड़ा बल है, दूसरे आश्रय छूछे हैं। गोमती ने पूछा, अलमर्दाना यहीं से क्या युद्ध करेगा? उसकी मति फिर गई है क्या? वह बवाल है, वह मंदिर के ऊपर उत्पात करना चाहता है। तभी दिलीप नगर के महाराजा यहीं आकर युद्ध करना चाहते हैं। तुम्हें कैसे मालूम? मैंने एक गांव वाले से सुना है। यह गलत है। मेरी प्रार्थना स्वीकार कीजिए। ठीक बात क्या है मैं जानना चाहती हूँ। जो कुछ समझो बनेगा मैं करूँगी। कुमुद ने आकाश की ओर नेत्र करके उत्तर दिया। एक बादल उठने लगा है, मंदिर के ऊपर उत्सव वर्षा होगी। इतने में नरपति प्रार्थना करके उनके पास आ पहुँचा। बोला, इस समय देवी को भक्तों से सबसे अधिक प्रबल राजा देव सिंह जान पड़ते हैं। उन्हें दुर्गा का अवश्य आदेश सुनाने के लिए जा रहा हूँ। अब की बार उन्हें सर्वस्व का बलिदान करके दुष्टों का दमन करना होगा। यह आपसे किसने कहा कि आप राजा देव सिंह के पास इस याचना के लिए जाएं? कुमुद ने सिर ऊंचा करके प्रश्न किया। नरपत सिंह ने उत्तर देने से पूर्व ही गोमती बोली, न तो इसमें किसी के कहने सुनने की कोई बात है और न याचना है। यह दुर्गा की आज्ञा है। नहीं है। कुमुद ने गंभीर होकर कहा, देवी की आज्ञा नहीं है। देवी सिंह इसके अधिकारी नहीं है। वह यदि रक्षा करने आएगा तो निश्चय जान हानि होगी, लाभ न होगा। गोमती दृढ़ता के साथ बोली, इसमें देवी का अनिष्ट नहीं हो सकता। राजा का अमंगल हो तो हो, परंतु क्षत्रियों को अपने कर्तव्य पालन में मंगल अमंगल का विचार नहीं करना चाहिए। उसे प्रयत्न करने पर से सरोकार है। आप काकाजू राजा के पास अवश्य जाएं, उन्हें लिवाए आएँ और उन्हें कहें कि यहाँ गोमती अपने आवेश के दृढ़ वेग के कारण स्वयं रुक गई। कुमुद की क्षणिक उत्तेजना शांत हो गई। बहुत मीठी स्वर में बोली, गोमती तुम्हें व्यर्थ ही कष्ट झेलना पड़ रहा है। मैं नवाब की आंखों में मार डालने योग्य भले ही समझी जाऊं, क्योंकि दुर्गा की पूजा करती हूं, परंतु
तुमने किसी का क्या बिगाड़ा है? तुम क्यों यहाँ बन के कलशों के नहाकर भुगत रही हो? मेरी एक समिति है, क्या आदेश है? गोमती ने भोलेपन के साथ परंतु कांपते हुए स्वर में पूछा। तुम दिलीप नगर के राजा के पास चली जाओ। क्यों? क्षीण स्वर में गोमती ने प्रश्न किया। कुमुद ने उत्तर दिया, तुम रानी हो, वह राजा है। तुम्हारे हाथ में उस रात का कंकन अब भी बंधा है। भावर पड़ना भर रह गया था, वह दिलीप नगर में हो जाएगा। मुझे ऐसा जान पड़ता है कि आगामी युद्ध जो राजा और नवाब के बीच यहाँ होने वाली है कुशलतापूर्वक समाप्त होगा। इसलिए मैं चाहती हूँ कि गोमती तुम दिलीप नगर चली जाओ। देवी सर्वव्यापिनी है, हम लोग किसी जंगल में भजन करेंगे। खंड 46। कुमुद की इच्छा न थी कि नरपति दिलीप नगर के राजा को आमंत्रित करने जाएं, परंतु वह उसे दृढ़ता और स्पष्टता के साथ न रोक सकी। भीतरी इच्छा के इस तरह जो अवरुद्ध रह जाने के कारण उसका मन चंचल हो उठा। किसी से बातचीत करने से इच्छा न हुई। मन में आया कि इस स्थान को छोड़कर कहीं दूर चली जाए। यह असंभव था। वह उस स्थान को छोड़कर अपनी कोठरी में चली गई और भीतर से किवाड़ बंद कर लिए। गोमती ने समझ लिया कि उसके लिए भीतर जाने के विषय में निमंत्रण नहीं है। गोमती अकेली मंदिर की ड्योढ़ी में बैठ गई। दिलीप नगर और उसके राजा के घनिष्ठ संबंध रखने वाली घटनाओं की कल्पनाएं मन में उठने लगी। उन सब कल्पनाओं के ऊपर रह कर उठने वाली अभिलाषा यह थी कि नरपति राजा से यह न कहे कि गोमती विराट के विहर में अकेली पड़ी है, उसे लिवा लाओ। इसी समय रामदयाल मंदिर में आया। उसे देखकर गोमती को हर्ष हुआ। बोली, नरपति काका, महाराजा के पास दिलीप नगर अभी अभी गए हैं। कालापी का नवाब इस नगर और मंदिर को ध्वंस करना चाहता है। उसके दमन के लिए रण नियंत्रण देने के लिए वह गए हैं। तुम्हें महाराज कब से नहीं मिले? मुझे तो हाल ही में दर्शन हुए थे। कुछ कहते थे, बहुत कुछ। यहाँ कोई पास में नहीं है? कुछ कहते थे, बहुत कुछ। यहाँ कोई पास में नहीं है? बाहर चट्टान पर चलो, वहाँ बिल्कुल एकांत है। दोनों मंदिर के बाहर एक चट्टान पर चले गए। एक बड़े ढोके पर गोमती बैठ गई। पेड़ की छांव थी। वहाँ रामदयाल खड़े खड़े बातचीत करने लगा। बोला, रण की बड़ी भयंकर तैयारी हो रही है। नवाब और उसके मंत्री से वह लोहा बजेगा जैसा बहुत दिनों से न बजा होगा। विराट बहुत शीघ्र बड़ी प्रचंड आंधी में पड़ने वाली है और कारण बड़ा साधारण सा है। साधारण सा? गोमती ने आश्चर्य प्रकट किया। तुम्हारा क्या अभिप्राय है? रामदयाल आवाज़ की धीमा करके बोला, अलमर्दाना मंदिर ध्वंस नहीं करना चाहता है, कुज्जर सिंह की सहायता करना चाहता है और महाराजा यही आकर कुज्जर सिंह के धर दबाना चाहते हैं। कुज्जर सिंह की सहायता? यदि ऐसा है तो मंदिर को अपवित्र करने का संकल्प उसने क्यों किया है? मैंने दिलीप नगर में बड़े ही विश्वस्त सूत्र से सुना है कि वह कुमुद के विषय में कुछ विशेष दुष्प्रवृत्ति रखता है और उसे कुछ प्रयोजन नहीं है। यदि वह मंदिर भजक होता तो पालड़ का मंदिर कदाचित न छोड़ता। यह काम कम निंदनीय है। मैं तो कुमुद की रक्षा के लिए तलवार हाथ में लेस कर अलमर्दाना से लड़ सकती हूँ। क्या महाराजा इसे छोटा सा कारण समझते हैं? क्या वह इन्हीं जानते कि कुमुद जो है लोक पूज्य है और देवी का अवतार है? रामदयाल ने आदर्श दृढ़ता के साथ कहा, लोक पूज्य तो वह जान पड़ती है। मैंने भी अपने स्वामी की हित कामना से उस दिन श्रद्धांजलि चढ़ा दी थी, परंतु उसमें कोई संदेह नहीं है कि महाराज उसे देवी का अवतार नहीं मानते। वह उसकी रक्षा एक हिंदू स्त्री के नाते करना चाहते हैं और उनका अभिप्राय कुज्जर सिंह को सदा के लिए ठीक कर देना है। वह यहाँ आया करते हैं, ठहरते हैं, आश्रय पाते हैं और न जाने क्या क्या नहीं होता है, परंतु आपको सब हाल मालूम नहीं है। गोमती उत्तर न देते हुए बोली, आज सब नरपति काकू जी से महाराज को यहाँ बुलाने की बात कही तो उन्होंने विरोध किया। कम से कम वह यह नहीं चाहती थी कि महाराज यहाँ आवे। मेरा एक प्रार्थना है। रामदयाल ने हाथ जोड़कर बहुत अनुनय के साथ कहा। गोमती बोली, क्या है? रामदयाल, तुम इतने विलम्ब क्यों हो रहे हो? रामदयाल ने कांपते हुए स्वर में उत्तर दिया, सरकार अब यहाँ न रहें। क्यों? गोमती ने पूछा।
रामदयाल ने कहा, गुज्जर सिंह यहाँ आकर अड्डा बनवाएगा, वह नवाब के न्योता देकर आग बरसाएगा। महाराज का आना अवश्य होगा। गुज्जर सिंह और नवाब से उनकी लड़ाई होगी। आपका यहाँ क्या होगा? परंतु मैं दिलीप नगर नहीं जा सकती। खंड 47। नरपति सिंह यथा समय दिलीप नगर पहुँच गया। विराट के राजा की चिट्ठी जनार्दन शर्मा के हाथ में रख दी गई। नवाब के पड़ोस में ही दिलीप नगर के राजा की सहायता चाहने वाले व्यक्ति के पत्र पर उसे उत्साह मिला। उसने सोचा, यदि सफदर सिंह साधारण सा ही सरदार है तो भी अपना कुछ नहीं बिगाड़ता, लाभ है। नरपत सिंह ने उसने पूछा, आपकी बेटी आनंद पूर्वक है? उत्तर मिला, दुर्गा से अब आनंद ही आनंद है। यह जो विद्वान का बदला उठ रहा है उसे टाल कर आप विराट के बिल्कुल निरापद कर दे। जनार्दन ने कहा, सो तो होगा ही, परंतु मैं कहता हूँ कि आप लोग पालर ही में क्यों नहीं आ जाते? पालर अरोक्ष राज्य में है और हमारे बहू के पास है। यह समय बड़ा संकटमय है। नरपति बोला, केवल विहार स्थान कुछ सुरक्षित समझा जा सकता है। जब युद्ध समाप्त हो जाएगा तब निस्संदेह हम लोग पालर लौटने के लिए विषय में सोच सकते हैं। जनार्दन ने पूछा, गुज्जर सिंह विराट कब से नहीं आए? जनार्दन ने पूछा, गुज्जर सिंह विराट कब से नहीं आए हैं? गुज्जर सिंह, नरपति ने आश्चर्य प्रकट किया। गुज्जर सिंह यहाँ आकर क्या करेगा? अन्य लोग आ गए हैं। गुज्जर सिंह को मैंने वहीं कभी नहीं देखा। और कौन लोग आ गए हैं? जनार्दन ने प्रश्न किया। उसने उत्तर दिया, बहुत लोग आ गए हैं। किस किस का नाम गिनाऊं? जनार्दन ने कहा, उदाहरण के लिए गुज्जर सिंह का सेनापति तथा रामदयाल इत्यादि। नरपति चौंका, बोला, आपको कैसे मालूम? जनार्दन ने अभिमान के साथ कहा, यह मत पूछो। महाराज देवी सिंह आंखें बूंद कर राज्य नहीं करते। यह ठीक है, नरपति बोला, परंतु देवी के मंदिर में किसी के आने की रोक टोक नहीं है। यदि किसी ने आपको कुछ और बनाकर बतलाया है तो झूठ है। जनार्दन ने कहा, आपकी चिट्ठी महाराज की सेवा में थोड़ी देर में पेश कर दी जाएगी। पालर घटना के कारण ही हम लोग कलम्पी के नवाब के विरुद्ध हैं और वह विराटा के मंदिर को विध्वंस करने के लिए कुछ प्रयत्न करने वाला है, परंतु हमारे लक्ष्य गुज्जर सिंह अधिक है। उन्होंने तमाम बखेरा खड़ा कर रखा है। रानियां भी तो उनका साथ देगी। आजकल रामनगर में है ना। नरपति को यह बात न मालूम थी। आश्चर्य के साथ बोला, यह सब हम क्या जाने। जनार्दन ने यह क्षण विचार करके कहा, हमारी सेना आप लोगों की सहायता के लिए जाएगी। आप अपने राजा के आश्वासन दे दें। हम महाराजा की मुहर लगी चिट्ठी आपको देंगे। कब तक हमारी सेना आपके यहाँ पहुँचेगी यह कुछ समय पश्चात मालूम हो जाएगा। जनार्दन की इच्छा न थी कि नरपति उसे अपनी पूरी बात सुनाए बिना राजा से मिले, परंतु नरपति के हट के सामने जनार्दन की न चली। राजा से साक्षात्कार हुआ। राजा को आश्चर्य था कि मेरे निज के सुख में संबंध रखने वाले ऐसी कौन सी कथा कहेगा। नरपति ने कहा, उस दिन पालर में प्रलय हो गया होता यदि महाराज ने रक्षा न की होती। किस दिन? राजा ने विशेष रुचि प्रकट न करते हुए पूछा। नरपति बोला, उस दिन जब पालर की लहरों पर देवी की मौज लहरा रही थी और मुसलमान लोग उन लहरों को छोड़ना चाहते थे। राजा ने जरा अरुचि के साथ कहा, आप जो बात कहना चाहते हो स्पष्ट कहिए। नरपति ने हाथ बांधकर कहा, उस दिन जिस दिन पालर में बारात आई थी, उस दिन जिस दिन स्वर्गवासी महाराज को देवी की रक्षा के लिए अपनी रोग्य साप छोड़नी पड़ी, जब बड़े गांव से आकर श्रीमान ने हम सब लोगों के स्नार्थ किया था। राजा मुस्कुरा बोले, मुझे याद है वह दिन। मैं आपकी बस्ती में घायल होकर मार्ग में अचेत गिर पड़ा था। बहुत समय पश्चात होश आया था। राजा यह कहकर नरपति के मन की बात जानने के लिए उसकी आंखों में अपनी दृष्टि गड़ाने लगे। नरपति उत्साहित होकर बोला, यदि महाराज उस दिन घायल न हुए होते तो उसी दिन एक क्षत्रिय के द्वार के बंदरवारों पर केसर छिटक गई होती और वह क्षत्रिय कन्या आज दिलीप नगर की महारानी हुई होती। राजा को याद आ गई, परंतु आश्चर्य प्रकट करके बोले, वह तो एक छोटी सी घटना थी, कुछ ऐसी साधारण सी रही होगी कि अच्छी तरह याद नहीं आती। बहुत दिन हो गए, तुम्हारा प्रयोजन इन सब बातों को कहने का क्या है? वो सफल प्रकार से कह क्यों नहीं डालते?
नरपति ने गोमती के पिता का नाम लेते हुए कहा। उनके घर महाराज की बारात आई थी। उस कन्या के हाथ पीले होने में कोई विलम्ब नहीं दिखलाई पड़ता था। ठीक उस घर के सामने महाराज अचेत हो गए थे। हम लोग जो औषधि उपचार की चिंता में थे और चाहते थे कि स्वस्थ हो जाने पर पानी ग्रहण हो जाए, परंतु सवारी स्वर्गवासी महाराज के साथ दलीप नगर चली गई। उसके उपरांत घटनाओं के संयोग से फिर इस चर्चा का समय ही न आया। वह क्षत्रिय कन्या इस समय विराट के दुर्गा के मंदिर में हम लोगों के साथ है। महाराज शीघ्र चलकर उसे महलों में लिवा लाएं और विवाह की रीति भी पूरी कर लें। राजा ने धीमे स्वर में कहा, आपको किसने भेजा है? विराट के राजा ने। नरपति ने सब निर्भरता से भीतर छिपे हुए अभिमान के साथ कहा। वरदान किसने किया था? राजा ने पूछा। नरपति बिना संकोच से बोला, यह तो महाराज जाने, परंतु इतना मैं जानता हूँ कि वह महाराजा की रानी है। केवल भावर की कसर है। यदि उस दिन युद्ध न हुआ होता तो विवाह को कोई रोक नहीं सकता था और आज वह महलों में होती। राजा ने कहा, मुझे याद पड़ता है कि एक ठाकुर उस नाम के पालन में रहते थे। उनकी कन्या का संबंध मेरे साथ स्थिर हुआ था, परंतु इसका क्या प्रमाण है कि यह वही कन्या है? नरपति के सिर से एक बोझ सा हट गया। प्रमाण प्रस्तुत करने को उत्साह और आग्रह से बोला, मैं सौगंध के साथ कह सकता हूँ, मेरे सामने वह उत्पन्न हुई थी। 18 वर्ष से उसे खाते खेलते देखा है। ऐसी रूपमती कन्या बहुत कम देखी सुनी गई है। महाराज ने भी तो विवाह संबंध कुछ देख कर ही किया होगा। राजा मानो लाज में डूब गया, परंतु एक क्षण में संभल कर दृढ़ता के साथ बोला, मैं भोग विलास के पक्ष में नहीं हूँ। यह समय दलीप नगर के लिए बड़ा कठिन जान पड़ता है। इस समय निरंतर युद्ध करने की इच्छा मन में है, उसी में हम सबका तरण है। जब अवकाश का समय आवेगा तब इन बातों की ओर ध्यान दूंगा। राजा ने अंत में नवाब के खिलाफ विराटा को सहायता देने और सेना लेकर आने की वचन देकर नरपति को विदा किया। खंड 48। नरपति देवनगर से लौट आया। विराटा के राजा को उसने यह संतोषजनक समाचार सुनाया कि वह शीघ्र राजा देव सिंह की सेना सहायता के लिए आएगी, परंतु जिस समय नरपति अपने घर विराटा के दीप वाले मंदिर में आया, चेहरे पर उदासी थी। रामदयाल उस समय वहाँ न था। कुमुद और गोमती थी। मंदिर के दलान में बैठकर नरपति ने कुमुद से कहा, मंदिर की रक्षा तो हो जाएगी। कुमुद ने लापरवाही के साथ कहा, इसमें मुझे कभी संदेह नहीं रहा है, दुर्गा रक्षा करेगी। राजा देव सिंह ने भी वचन दिया है। प्रतिवाद न करते हुए नरपति बोला। गोमती आंख के एक कोने से देखने लगी। कुमुद ने कहा, राजा ने गोमती के विषय में कुछ पूछा था? या राजा होते ही वह भूल गए कि उस दिन पार्लर में उनकी बारात हुई थी। बदनवार सजाए गए थे, स्त्रियों में कलश रखे थे, मंडप बनाया गया था और गोमती के शरीर पर तेल चढ़ाया गया था। आपने क्या उन्हें स्मरण दिलाया? मैंने इन सब बातों को याद दिलाई थी, नरपति के जवाब दिया, परंतु उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की जिसे मन में उमंग उत्पन्न होती। वह तो सब कुछ भूल से गए हैं। गोमती पसीने में तर हो गई, सिर में चक्कर सा आने लगा। उन्होंने क्या कहा था? कुमुद से पूछा। नरपति ने उत्तर दिया, राजकाज की उलझनों में स्मरण नहीं रह सकता। यदि वह आने चाहे और वही हो जिसके साथ पार्लर में संबंध होने वाला था, तो कोई रोक टोक न की जाएगी। मैं स्वयं न आ सकूंगा। सेना लेकर जब विराटा की रक्षा के लिए आऊँगा तब जैसा कुछ उचित समझा जाएगा करूँगा। गोमती चीख उठी। नरपति ने देखा पसीने में डूब सी गई और शायद अचेत हो गई। पंखा ढूंढने के लिए अपनी कोठरी में चला गया। कुमुद ने गोमती के धीरे से अपनी गोद की ओर खींचा। वह अचेत न थी, परंतु उसके मन और शरीर को भारी कष्ट हो रहा था। कुमुद का जी पिघल उठा। बोली, गोमती इतनी सी बात से ऐसी घबराई गई? इतनी अधीर मत हो। न मालूम महाराज ने क्या कहा है और काकाजू ने क्या समझा है। वह सेना लेकर थोड़ी दिनों में यहाँ आ ही रहे हैं। यहाँ सब बात यथावत प्रकट हो जाएगी। मुझे आशा है राजा तुम्हें अपनाएंगे। गोमती चुप रही।
कुमुद एक क्षण सोचकर बोली, यदि हम लोगों को यहाँ से किसी दूसरे स्थान पर जाना पड़ा तो तुम अवश्य हमारे साथ रहना। हमें आशा है राजा सन्ने आएंगे, परंतु यह आशा बिल्कुल नहीं है कि उसके आने तक हम लोग यहाँ ठहर रहेंगे। उनके आने की खबर मिलने के पहले नवाब अपनी सेना इस स्थान पर भेजने की चेष्टा करेगा। हम लोगों को शायद बहुत शीघ्र ही यह स्थान छोड़ना पड़ेगा। गोमती ने साथ ही रहने का दृढ़ निश्चय प्रकट किया। विराट की पद्मिनी में आगे क्या हुआ, अगला खंड जो है हम आगे पार्ट में करेंगे। तो आप बने रहिए तिरपान स्टडी सेंटर के साथ और समझते रहिए विराट की पद्मिनी। इसी के साथ जो है दोस्तों हमारा टॉपिक आज खत्म हो रहा है। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर पहली बार अगर आप वीडियो देख रहे हो, पहली बार मेरे चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब करना आपका फर्ज बन जाता है। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जो भी मैं आप क्लास के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन जो है समय समय पर आपको प्राप्त होता रहेगा। अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, अगर आप दोबारा से तिरपान स्टडी सेंटर पर आने की कोशिश कीजिएगा तो वहाँ पर आप तिरपान लिखिएगा तो जो है वो तिरपस कर देगा। ठीक है, जो आप गूगल पर सर्च करोगे तिरपस कर देगा, जिससे वजह से आप जो है मेरे वीडियो का जो है फायदा नहीं उठा पाओगे। तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सोचते होइएगा कि मेरे जो एग्जाम खत्म हो जाने के मेरा क्या जरूरत है तिरपान स्टडी सेंटर से। ठीक है, तो इसलिए सब्सक्राइब नहीं करने का सोचिएगा। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, तिरपान स्टडी सेंटर जो है बहुत हेल्पफुल है। क्योंकि ये जो है आपके 8th क्लास 9th 10th 11th 12th जो आर्ट्स के सब्जेक्ट को कवर करता ही है, प्लस जो है ये NIC बोर्ड के जो है 10th +2 को भी कवर करता है। साथ में BA जो है फर्स्ट ईयर से लेकर 6 सेमेस्टर तक बच्चों के लिए ये अग्रसर रहेगा 8 सब्जेक्ट में। तो सोचिए नहीं, विचार नहीं कीजिए, काफी जो है तिरपान स्टडी सेंटर का फायदा ही फायदा है। ठीक है, अगर आप मुझे प्रोत्साहित करोगे तो आपके लिए मैं तरह तरह के वीडियो बनाऊंगा जो आपको फायदा पहुंचाएगा। एग्जाम के तौर पे मैं आपको जो है पेपर भी आपको सोल्यूशन करके दिखाऊंगा जो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अगर नहीं सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरा मनोबल घटेगा, तो हो सकता है कि आपको फिर दोबारा मैं नया वीडियो बनाऊं और आपको फायदा ना पहुंचाऊं। तो अभी भी नहीं सोचिए, मेरा जितना आप फैलाइएगा, जितने दूसरे बच्चों के साथ शेयर कीजिएगा, उतना जो है मैं आपके लिए कार्य करने में अग्रसर रहूंगा। ठीक है दोस्तों, इसलिए सोचिए मत, विचार मत कीजिए, अभी सब्सक्राइब कीजिए और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए और दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, अपना ध्यान रखना। बाय।